नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल 2025 का हमारा पहला वीडियो। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। क्या आप यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को जो हीरा दिया था वो कितने का है? $20,000 का ना ही देना पड़ेगा अगर जो बाइडेन की पत्नी इस हीरे को सदा के लिए अपने पास रखना चाहेंगी, वरना अमेरिका के राजकोष का यह हिस्सा हो जाएगा। यह कोई गुप्त जानकारी नहीं है। जब यह हीरा दिया गया था तब भी खबरें छपी थीं। बस इस बार कीमत का पता चला है कि $20,000 का है। जब हमने यह खबर अखबारों में देखी तो पता करने लगा कि मनमोहन सिंह के समय ओबामा भी तो 6 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, तो उन्होंने ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को क्या दिया होगा? इन मुलाकातों में मनमोहन सिंह ने ओबामा को सबसे महंगा उपहार किताबों का दिया। 2009 में उन्होंने $3,500 की किताबें ओबामा दंपति को भेंट की। इनमें पंचतंत्र की कहानियां, आधुनिक भारत की कहानियों का संकलन, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की एक किताब और गांधी पर एक संकलन भेंट किया था। अपनी बेटी और इतिहासकार उपिंदर सिंह की किताब भी मनमोहन सिंह ने ओबामा को दी थी। दोनों ही प्रधानमंत्री भारत के अलग अलग इलाके से जुड़ी कला, वास्तुकला की चीजें भेंट करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलानिया और इवांका ट्रंप को ज्यादा महंगा तोहफा नहीं दिया, उन्हें $2,500 का ब्रेसलेट दिया। उम्मीद है इवांका को बुरा ना लगे कि उन्हें $2,500 की ब्रेसलेट और जो बाइडेन की पत्नी को $20,000 का हीरा। इसमें बहस की कोई बात नहीं, ये सब सामान्य बातें हैं, शिष्टाचार की बातें हैं। वैसे भी आप इन सब बातों की चिंता कहां करते हैं कि एक गरीब देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी को $20,000 का हीरा देना चाहिए था या नहीं? जब आप इसकी चिंता नहीं करते कि $1 के सामने रुपया गिरते गिरते कितना गिर गया, तो इसकी चिंता भी मत कीजिए। हमारा सवाल वैसे भी दूसरा है, क्या यह साल मिडिल क्लास के सपनों का साल हो सकता है? खराब प्रदर्शन कर रहे कप्तान रोहित शर्मा को एक मैच के लिए बाहर बिठा देने से क्रिकेट की समस्या दूर नहीं हो सकती। उसी तरह 1-2 चुनाव में इन्हें हरा देने से या उन्हें जिता देने से भारत के मिडिल क्लास की समस्या दूर नहीं होने वाली है। मिडिल क्लास का क्या होगा? भारत के प्रदूषित शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के पास कमाने, खाने और खर्च करने की ताकत नहीं बची है। 2014 से वह इंतजार कर रहा है, 24 भी बीत गया। 21वीं सदी के 1/4 गुजर जाने के बाद अब उसे 2047 तक इंतजार करने के लिए कहा जा सकता है। भारत के मिडिल क्लास की नियति केवल एक नेता के भरोसे नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ वो डोनाल्ड ट्रंप से भी आस लगाए बैठा है। H-1B वीजा को लेकर ट्रंप की नजर ज्यादा टेढ़ी ना हो, दुआ कर रहा है। मिडिल क्लास के 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। वहां जाकर वे एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जाहिर है ज्यादातर लोन पर गए होंगे। भारत सरकार के शिक्षा का बजट 1.25 लाख करोड़ का है। आर्थिक मामलों के पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती ने लिखा है कि अगर वीजा नियम बदल दिए गए तो मिडिल क्लास का गेम ओवर हो जाएगा। वह अमेरिका में नौकरी कर अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं निकाल पाएगा। H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में चुनाव के समय से ही बहस चल रही थी, लेकिन अब और तेज हो गई है। इस बारे में ट्रंप क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, कम से कम इलॉन मस्क के ट्वीट से पता चल रहा है। आजकल मस्क ही ट्रंप के मन का रेडियो बजा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं, यह तो उनसे मिलकर आने वाले दिलजीत दोसांझ को भी पता नहीं चला होगा। पब्लिक कंसर्ट और प्राइवेट कंसर्ट में कितना अंतर होता है, दिलजीत की विनम्रता भरी देह भाषा बता रही है। वरना तो उस कार्यक्रम में राहत इंदौरी के शेर पढ़ते हुए दिलजीत की देह भाषा से कई लोगों को भ्रम हो गया कि भारत में कोई क्रांतिकारी आया है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। राहत इंदौरी को अपने शेर का मयार पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहिए कि हिंदुस्तान में वाकई माई बाप की कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, जहां एक व्यक्ति से 15 घंटे तक पूछताछ हुई, आधी रात के बाद भी चलती रही। यह खबर उन लोगों के लिए है जो एक शेर को लेकर ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। भारत अगर कुछ है तो सबसे पहले ऐसे ही बेलगाम बापों का जाल है, जिसमें जो फंस गया बर्बाद हो जाता है।
राहत इंदौरी साहब का शेर पढ़ते समय यह कभी ना भूलें कि भारत ऐसे ही बापों का है जो आपको कभी भी फर्जी मामलों में फंसाकर बर्बाद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार के बाद भी ईडी पर असर नहीं पड़ा। अब तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया 15 घंटे तक पूछताछ करना अमानवीय है। अदालती दांवपेच के कारण भारत के मिडिल क्लास के सपनों को किस तरह ठेस पहुंचती है, इसका हिसाब लगाना मेरे बस की बात नहीं। मीडिया में ही रिपोर्ट छपती है कि दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में जाने वालों ने 20,000 तक के टिकट खरीदे हैं। ऐसा भी दावा पढ़ने को मिला कि ब्लैक में 1 लाख तक के टिकट मिले। यह भी इसी भारत का सच है। लेकिन इससे पहले कि आप इस भ्रम में पड़ जाएं कि भारत में बहुत ज्यादा पैसा है, याद रखिए कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर आप एक साल में 2,90,000 कमाते हैं, यानी महीने का मात्र 24,166 रुपया कमाते हैं, तो देश में टॉप 10% में आ जाते हैं। अनिंद्य चक्रवर्ती ने लिखा है कि आज जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है उसकी वैल्यू कीमत 2008-9 के 37,500 रुपए के बराबर हो चुकी है। यानी 1 लाख कमाने वाला भी चैन से नहीं जी रहा होगा। उसकी वास्तविक आय में 4% की गिरावट आ गई है। मीडिया में अब इन बातों को लेकर बहस नहीं है। कैमरे उन घरों में नहीं जाते जहां लोग हर दिन का खर्चा चलाने के लिए जूझ रहे हैं। टीवी पर आम लोगों का घर, उनका कमरा, यह सब नहीं दिखता। आर्थिक पायदान में जो नीचे हैं उनकी परवाह कोई नहीं करता। गोदी चैनल का संपादक यह सवाल नहीं करेगा कि तरह तरह की होम डिलीवरी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं की कमाई क्या है, काम करने के घंटे क्या हैं, उनकी हालत कैसी है। कॉमेडियन कुणाल कामरा को यह सब करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्विटर पर ब्लिंकिट कंपनी के मालिक से पूछा है कि अगर आपको यह पता है कि 31 दिसंबर की रात आपके प्लेटफॉर्म से कितने कॉन्डोम की डिलीवरी हुई, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिन भर मोटरसाइकिल दौड़ाने वाले इन युवाओं की कमाई कितनी होती है, इतनी कम क्यों होती है, और जितनी भी है बताने लायक क्यों नहीं, उनके बारे में आप क्यों नहीं बताते हैं। किसी भी शहर में बाइक से युवा दौड़ लगाते हुए दिख जाएंगे। उनकी सामाजिक सुरक्षा क्या है, कमाई कितनी है, इसका कोई आंकड़ा क्यों नहीं है। युवाओं का यह वर्ग भी खुद को मिडिल क्लास कहता होगा, और जो मिडिल क्लास है वह भी अपने आप को गरीब कहने लग जाता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि मिडिल क्लास की कोई आधिकारिक परिभाषा तय नहीं। किसी विदेशी अखबार में छपता है कि भारत के शहर रहने लायक नहीं, तो आप कहने लग जाते हैं भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन यह लेख तो 3 जनवरी के इकोनॉमिक टाइम्स में ही छपा है। मैग्मा वेंचर्स नाम की निवेश कंपनी के चेयरमैन संजय चमरिया ने लिखा है कि दुनिया के 100 प्रदूषित शहरों में से 39 भारत में हैं। लंदन में AQI 40 है। बीजिंग में जहां AQI 775 होता था, उसमें भी काफी गिरावट आई। साल का औसत 70 के आसपास है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा होने में कई साल की देरी लगती है। 779 प्रोजेक्ट अपने समय से पीछे चल रहे हैं। इनमें से 39% ऐसे हैं जो 25 से 60 महीने की देरी से चल रहे हैं। आबादी के अनुपात में भारत में अस्पताल में बिस्तर कम है। भारत की नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। लैंडफिल ओवरफ्लो हो रहे हैं। इनका लेख पढ़कर किसी को भी लग सकता है कि भारत में लोग रह कैसे रहे हैं। आज ही सबको अटैची पैक कर अमेरिका चल देना चाहिए। हालांकि उनका लेख यह सब तो नहीं कहता, लेकिन यह जरूर बता रहा है कि लोग क्यों भारत छोड़कर दूसरे देशों में बसने के लिए जाना चाहते हैं, और रोकना है तो क्या किया जाए। किया तो गया ही था। स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च हुई थी, उसका क्या हुआ आप कोई पूछता नहीं। संजय चमरिया एक निवेश करने वाली कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके लंबे चौड़े लेख में इसका जिक्र नहीं मिला कि भारत छोड़कर जाने वाले अमीर लोग क्या केवल बेहतर जिंदगी की तलाश में ही जा रहे हैं, या फिर टैक्स और जांच एजेंसियों की दादागिरी के कारण भी जाने लगे हैं। कब कौन बाप बनकर उनके घर में घुसाए, आपके बिजनेस के भविष्य को डरा दे, इस वजह से भी लोग भारत से तो नहीं जा रहे। लेकिन इतने लंबे लेख में टैक्स को लेकर मुझे कुछ भी खास नहीं दिखा। क्या इसलिए कि ऐसा करने से सीधे सीधे मोदी सरकार की आलोचना हो जाती है। अपना देश छोड़कर तो लोग कई दूसरे देशों में जाते ही हैं, लेकिन उन देशों में अमेरिका कई दशकों से नंबर 1 बना हुआ है। पाकिस्तान और सूडान के बाद सबसे अधिक भारत से लोग जाते हैं। अमेरिका का सिस्टम आज भी भारतीयों को सपने दिखाता है। पिछले 10 साल से अमेरिका में गिरावट की बात हो रही है। इसके बाद भी इसकी सुविधाओं को देखने वाले भारतीयों को यकीन हो चुका है
अमेरिका जैसा सिस्टम भारत में उनके जीवन में संभव नहीं हो पाएगा। सितंबर 2012 में नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरा सपना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वह सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। यह मेरा सपना है। मैं अमेरिका जाऊं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगाकर वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। तब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, आज 10 साल से ज्यादा समय से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसके बाद भी भारतीय H1B का आसरा देख रहे हैं। उनके कार्यकाल में लाइन लगाकर अमेरिका जाने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। विदेश जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस पर तो बात हो सकती है कि हम भारत में किस तरह का रोजगार पैदा कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, क्यों दिन रात मेहनत करने वाले आम भारतीय इतना कम कमा रहा है, इसे लेकर पूरे देश में चर्चा क्यों नहीं होती। अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने द हिंदू में लिखा है, भारत में नियमित रूप से सैलरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घट गई है। 2019 में 23.8% थी, जो अब 20.9% रह गई है। कमाई घट रही है और कमाने वाले घट रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से मोदी सरकार के 10 साल में रोजगार 36% बढ़ा है। यह श्रम मंत्रालय का आंकड़ा है। इसे समझना हो तो आप दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में आइए। रविवार को वहां इस तरह की भीड़ मिलेगी। यहां पर आपको वह भारत दिख जाएगा जो कम से कम कीमत पर जरूरी सामान की तलाश कर रहा है। उसकी क्रय शक्ति इतनी कम हो चुकी है कि वह घंटों यहां चलता है ताकि 200 रुपए में कमीज मिल जाए, 200 में चादर, 300 में कंबल। अगर सरोजनी जैसे बाजार दिल्ली भर में ना फैले हों तो यहां के लोगों की हालत खराब हो जाएगी। यहां बेचने वाले दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वाले कितनी मेहनत करते हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सामान बेचने वाले सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लगातार काम करते हैं, ज्यादातर समय खड़े ही रहते हैं। पता चलता है कि आम भारतीय कितना संघर्ष कर रहा है। यही कारण है कि जीएसटी संग्रह बढ़ने की दर में ठहराव आने लगा है। लोग कम कमा रहे हैं तो कम खरीद रहे हैं, तो जीएसटी का संग्रह उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। दिसंबर 19 की द हिंदू की खबर है कि पिछले 4 वर्षों में 78% H1B ऐसा वीजा जिनकी सालाना आय $10 लाख से अधिक है, वो भारतीयों को दिए गए। साफ है कि भारतीयों में इस वीजा के लिए इतनी होड़ क्यों है। भारत कम कमाने वाले लोगों का महादेश बनता जा रहा है। ज्यादा कमाना है तो अमेरिका चलना पड़ेगा। जब तक आप भारत में काम की स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक आप अमेरिका जाकर हर हाल में काम पाने की तड़प को नहीं समझ सकते। ज्यादा कमाकर अपनी स्थिति बेहतर करने का सपना अमेरिका में ही पूरा हो सकता है। अमेरिका में H1 वीजा को लेकर जो बहस चल रही है, उसे लेकर भारत में लोगों के दिल क्यों धड़क रहे हैं? इसका कारण यही है कि 3 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है। कई आईटी कंपनियों का भी H1B वीजा एक तलवार के रूप में फिर से भारतीयों के ऊपर लटकने लगा है। जैसे ही ट्रंप ने श्रीराम कृष्णन को अपनी सरकार में AI नीतियों का अध्यक्ष बनाया, यह विवाद और तेज हो गया। चेन्नई में जन्मे श्रीराम कृष्णन अमेरिका में वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यानी तरह तरह की कंपनियों में निवेश करते हैं। उनकी नियुक्ति से ट्रंप के समर्थक भड़क गए, क्योंकि उनके कई सारे पुराने बयान हैं कि अमेरिका वीजा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, नागरिकता की प्रक्रिया को आसान किया जाना चाहिए। श्रीराम कृष्णन के इन पुराने बयानों से ट्रंप के मागा फैन नाराज हो गए हैं और यह धारणा फैलने लगी है कि श्रीराम इंडिया फर्स्ट का एजेंडा चला रहे हैं। ट्रंप के फैन मागा सपोर्टर कहलाते हैं। मागा का मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। 2016 से यह राष्ट्रपति ट्रंप का चुनावी स्लोगन रहा है। इस बहस में इलॉन मस्क भी कूद गए हैं। इलॉन खुद दक्षिण अफ्रीकी मूल के हैं, जन्म से अमेरिकी नहीं है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि मैं और मेरे जैसे और भी लोग अमेरिका में सिर्फ H1B की वजह से हैं। हमारे जैसे लोगों ने ही स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां खड़ी की हैं जो अमेरिका को महान बनाती हैं। मस्क ने लिखा है कि इस मुद्दे पर मैं उस हद तक लड़ाई कर सकता हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मागा समर्थकों की ओर से उनका विरोध होने लगा, तब मस्क ने कहा, मैं मानता हूं कि इस सिस्टम में खामियां हैं, इसमें सुधार होना चाहिए। सवाल उठा कि H1B मेरिट के आधार पर दिया जाना चाहिए, ना कि कम दरों पर कर्मचारी रखने के लिए। इस पर मस्क ने कहा कि आप H1B के लिए योग्यता में बदलाव कर सकते हैं, न्यूनतम सैलरी बढ़ा सकते हैं,
वीजा के लिए हर साल एक फीस ले सकते हैं। इससे कंपनियों के लिए विदेशी को नौकरी देना और महंगा हो जाएगा। ट्रंप ने फिलहाल बयान देकर इस बहस को शांत करने का प्रयास किया है, लेकिन उनका चुनाव प्रचार ही माइग्रेशन और वीजा के विरोध में रहा है। ट्रंप को कहना पड़ा कि उन्होंने अपनी राय नहीं बदली है, लेकिन मैंने हमेशा यही माना कि हमें अपने देश में सबसे काबिल लोगों की जरूरत है, हमें स्मार्ट लोगों की जरूरत है, बहुत से लोगों की जरूरत है। अमेरिका में इतनी नौकरी होने वाली है जितनी कभी नहीं हुई। क्या इससे उनके समर्थक शांत हो जाएंगे? क्या इस बार वे ट्रंप को वीजा नियमों को लेकर पहले से ज्यादा सख्त कदम उठाते देखना चाहते हैं? अगर ट्रंप ने अपने समर्थकों के दबाव में कुछ भी किया तो असर भारत पर पड़ेगा। इस बारे में अब प्रधानमंत्री मोदी से यह पूछने का कोई फायदा नहीं कि भारत के छात्र लाखों की संख्या में अमेरिका और दूसरे देशों में पढ़ाई के लिए क्यों भाग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने दिल्ली में सावरकर के नाम से एक कॉलेज बनाने की आधारशिला रखी है। अब सारी बहस सावरकर को लेकर होगी, शिक्षा की दुर्गति को लेकर नहीं। भारतीय आप्रवासन ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2023 के शुरुआती 10 महीनों में 7,65,000 छात्र विदेशों में पढ़ने चले गए। इसकी तुलना 2022 से कीजिए, जब पूरे साल में 7.5 लाख छात्र देश से बाहर गए। 2023 के 10 महीनों में ही यह संख्या 2022 की संख्या को पार कर गई। सावरकर के नाम पर कॉलेज बनाने से यह तो होगा कि गोदी चैनलों में सावरकर को लेकर बहस होगी, लेकिन वे भी कॉलेजों की खराब हालत पर बहस नहीं कर पाएंगे, जबकि सच्चाई उन्हें भी मालूम है। हम यहाँ के कॉलेजों का हाल ठीक नहीं कर पाते और ट्रंप से आस लगाकर बैठ जाते हैं कि वीजा नियमों को ज्यादा ना छेड़ें। अजीब तरह का राष्ट्रवाद चल रहा है। सवाल है कि केवल अमेरिका में पढ़ने गए 3 लाख से अधिक भारतीय छात्रों को वहां काम करने का मौका मिलेगा? उनके लिए तो यह बहुत जरूरी है, तभी तो वे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल पाएंगे। वहां चल रही वीजा की बहस को लेकर भारत के अखबारों में भी काफी कुछ लिखा जाने लगा है। 1 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस में अभिनय हरगोविंद की रिपोर्ट छपी है। बताया गया है कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार ओपीटी कार्यक्रम F1 वीजा पर पढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके अध्ययन क्षेत्र में 1 साल तक काम करने की अनुमति है। जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिका में कम से कम 1 वर्ष के लिए पूर्णकालिक कोर्स में दाखिल हैं, वे इस ओपीटी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के छात्र अपने ओपीटी को और 2 साल तक बढ़ा सकते हैं, यानी कुल 3 साल तक काम कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ओपीटी कार्यक्रम के तहत अमेरिका में काम करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2023-24 में अमेरिका में कुल 3.31 लाख भारतीय छात्रों ने लगभग 98,000 ओपीटी प्रोग्राम में रजिस्टर कराया था। अगर वे काम नहीं करेंगे तो पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलेगा? ट्रंप के मागा समर्थकों का तर्क है कि ओपीटी कार्यक्रम में नामांकित स्नातक अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां खा जा रहे हैं। इस सिस्टम को कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां चुनौती खारिज हो गई। पिछले साल नवंबर में अमेरिका में एक सर्वे हुआ। रस्मुसेन पोल में ज्यादातर अमेरिकी लोगों ने माना अगर लेबर की कमी है तो उसका समाधान अमेरिका के भीतर से खोजा जाए। 60% अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिका में पर्याप्त कौशल है, बाहर से लाने की जरूरत नहीं। केवल 26% विदेशी लोगों को काम पर रखने का समर्थन करते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक ड्रामा चलेगा, वापस सब पटरी पर आ जाएगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले साल के लिए अनुमान लगाए जा रहे हैं कि विदेशों में पढ़ने के लिए जाने वाले भारतीय छात्र अपनी शिक्षा और रहन सहन के लिए कुल $70 अरब का खर्च करेंगे। भारतीय रुपए में यह रकम 6 लाख करोड़ के आसपास है। सोचिए, इतना पैसा भारतीय विदेशों में पढ़ने के लिए खर्च कर रहे हैं। 10 साल से प्रधानमंत्री होने के बाद भी नरेंद्र मोदी इसमें बदलाव नहीं ला सके। उन्होंने शिक्षा का पलायन रोकने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को टॉप क्लास में नहीं बदला, लेकिन मिडिल क्लास को जरूर बदल दिया। ये वो मिडिल क्लास है जो धर्म की राजनीति की चपेट में आकर नफरत की सारी सीमाओं को पार कर चुका है, लेकिन उसके अपने बच्चों का भविष्य बचा रहे, यहां नहीं तो अमेरिका में। इसके लिए उन्हें दूसरे देश की सीमा पार करा रहा है। इसे ही तय करना है, मिडिल क्लास को उनके बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा, ट्रंप या मोदी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।